तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग जब उस बंदे से बैटल कर रहा था तो अचानक से वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम सेटू नान है और तुम मुझसे बच नहीं सकते। हालांकि वांगलिंग इस दौरान जावी की डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और उस बंदे को भागना पड़ता है। पर वापस आने के बाद ये भी हैरान था कि सेटू नान ऐसा कैसे हो सकता है। अब आगे, अब वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उसी जगह पहुंचता है जहां पर सेटू नान का सोल था। सेटू नान के बड़े से सोल ने इसके मम्मी पापा के भी सोल को यहाँ पे कवर करके रखा था। पहले अपने मम्मी पापा को ग्रीट करता है, उसके बाद सेटू नान के सोल की तरफ देखता है। सेटू नान की जो बॉडी थी अब ये पहले से कम डीम थी, नहीं तो पहले ये एकदम गैस के जैसा बन गया था, मतलब गायब हो रहा था। लेकिन अब समय के साथ, मतलब ये जो 400-500 साल हो गए थे, धीरे धीरे रिकवर कर गया था। और अब वांगलिंग सोचता है कि सेटूनान का सोल तो यहीं पर है। वो बंदा फिर क्यों कह रहा था कि उसका नाम सेटूनान है? क्या दोनों का सेम नाम है? लेकिन वो बंदा भी अंडरवर्ल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड को जानता था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब वांगलिंग को याद आता है कि सेटू ने एक बार बताया था कि वो बहुत सारे कल्टीवेटर से फाइट किया था सुजाकू के बाहर, हैविंग डिफाइंग बीट के लिए, और उसकी बॉडी टूट गई थी, मतलब कई हिस्सों में बिखर गई थी, और लास्ट में जाकर के वो इस हेवन डिफाइंग बीड में छिप गया था। और वांगलिंग को याद आता है वो बंदा एक हाथ यूज़ कर रहा था जिसके अंदर से वो ब्लैक गैस निकला था। क्या पता वो हाथ सेटुनान का रहा हो, तो जिसके वजह से सेटुनान का एक जो सोल का हिस्सा है वो क्रिएट हो जा रहा होगा। और वांगलिंग कहता भी कि अगर सेटुनान वो सच में तुम्हारा हाथ था तो भाई तुमने जो कहा था पहले कि तुम सुजाकू के नंबर 1 एक्सपर्ट हो, वो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि सेटुनान ने इसे कहा था, लेकिन उस समय वांगलिंग की कंडेंसेशन लेवल पे था तो ये मजाक समझता था। और सुजाकू के नंबर 1 बंदे को यहाँ पे सुजाकू का टाइटल मिलता है, मतलब क्या पता सेटुनान पहले सुजाकू रहा होगा। अब वांगलिंग डिफाइंग बीट से फिर से बाहर निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और कंट्री जू यू को दिखाया जाता है जहाँ पर एक होली आइस टेम्पल था और वहाँ पर एक मिडिल एज्ड मैन बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, और सामने में एक मेल और एक फीमेल भी बैठे थे। और फिलहाल ये कुछ और यूज़ करते और पूरा रूम एक स्मेल से भर जाता है जो कि चाय का स्मेल था। और ये बोलते हैं ये चाय बहुत रेयर है लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद है। और मिडिल एज मैन इन दोनों को भी कहते हैं कि तुम्हारा नसीब काफ़ी अच्छा है। ओल्ड वुमेन तो चाय पी जाती है पर इस दौरान ये फाइनली बोलती है कि सेक्ट मास्टर, चाय तो हम पी लिए, कृपया सेटुनान को मार दो, सॉरी शेंग न्यू को मार दो। सेटुनान तो इनको पता भी नहीं है। अब जो मिडिल एज मैन थे यानी कि जो चाय पी रहे थे वो बोलते सेंग न्यू ये है कौन? सुजाकू ने मना किया था, नहीं तो हम उसे कब का मार चुके होते या कोई और उसे मार चुका होता। अब ओल्ड वुमेन कहती है लेकिन उसने रेड बटरफ्लाई का एक हाथ उखाड़ा था, और रेड बटरफ्लाई हमारे जूयू की उम्मीद है। आप क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचे हो, ये उसी का दिन है। ओल्ड मैन चाय पीते रहते हैं। इस दौरान इनका डिस्कशन ये भी होता है कि शेंग न्यू के पास एक थंडर टोड भी है, दो बेल हैं, और ये फ्लैग रेस्ट्रिक्शंस भी यूज़ करता है। और लियोफान ने हमें ये भी बताया कि उसके पास अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड है, सबसे खतरनाक उसका फ्लैग है। अब ओल्ड वुमेन हैरान थी, मतलब आप उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? सेक्ट मास्टर हाँ में लाते हैं कि भाई मैं उसको क्यों ध्यान दूँ, मतलब मैं ध्यान दे रहा हूँ ये बड़ी बात नहीं है। सुजाकू के लोग भी उस पर ध्यान रख बना के रखे हुए हैं, और मुझे ये लगता है कि रेड बटरफ्लाई फ्यूचर में सुजाकू बन सकती है, तो ऑब्वियसली मैं इस बंदे पे भी ध्यान दूंगा ताकि मेरा प्लान विफल ना हो। लियोफान को मैंने ही भेजा था। ओल्ड वुमेन अब इन्हें रेस्पेक्ट दिखाती है और कुछ नहीं कहती है, और ये समझाते हैं फिलहाल सेक्ट मास्टर कि फिलहाल हम उसे मार नहीं सकते, हमें वेट करना पड़ेगा रेड बटरफ्लाई के साथ उसका जो बैटल होने वाला है। चाहे उस समय वो हारे या जीते, मैं उसे पर्सनली मार दूंगा, क्योंकि ये बंदा भागने में भी बहुत शातिर है। मुझे मेरे फ्रेंड जायन डेमन क्लैन के सेक्ट मास्टर से पता चला है कि उनका स्टार कंपास भी उसी के पास है, क्योंकि एक बार उसने स्पेशल रिफ्ट खोला था और उस पर वो ट्रैवल कर रहा था। इवन सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा भी उसे पकड़ नहीं पाया था। अब ओल्ड वुमेन पूछती है तो हम करें क्या? मिडिल एज मैन सीधा बोलते हैं एक ही मौका मिलेगा, अगर हम उसे मार नहीं पाए तो वो भाग जाएगा, और जैसे ही रेड बटरफ्लाई और उसका फाइट शुरू होगा उसके पहले ही मैं एक फॉर्मेशन बना दूंगा ताकि जब वो भागे तो हम पकड़ सकें। और इसमें हमारा जायन डेमन क्लैन भी साथ देगा, वो भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, मैं भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, तब तो वो भाग नहीं पाएगा, वो अभी भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे है। ओल्ड वुमेन और ज़्यादा प्रभावित होती है। अब इस दौरान वो जो तीसरा बंदा था वो बोलता है कि हम इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं, पर ये बताते हैं तुम्हें मालूम है उसका डोमेन का नाम क्या है? ओल्ड मैन भी इसकी तरफ देखते हैं। अब ये मिडिल एज मैन बताते हैं कि रेड बटरफ्लाई कह रही थी कि उसका डोमेन लाइफ और डेथ है, यानी कि रिनकारनेशन साइकिल। इस प्रकार का डोमेन जो समझ सकता है वो बंदा मामूली नहीं है। ओल्ड वुमेन शेंगनियो को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उन्होंने एक बार, अगर आपको याद हो, तो सपना देखा था कि रेड बटरफ्लाई को कोई रोक सकता है, उसके फ्यूचर को रोक सकता है, और ये शायद वही बंदा था।
और अगर रेड बटरफ्लाई इससे बच गई तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इधर समय बीतता है, 5 साल और निकल जाते हैं। जाऊरू जो थी अब वो 10 साल की हो चुकी थी और 10 सालों में कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गई थी, मतलब बहुत उत्पात मचाती थी। अब तो ये उस लाश को खिलाती भी नहीं थी और आसपास के पहाड़ों में मस्त घूमते रहती थी। इवन टाइगर वगैरह को भी, वाइल्ड बीस्ट वगैरह को भी ये परेशान करती थी। हालांकि ये खुद नहीं कर सकती थी और क्योंकि सीनियर टीयान वापस आ चुके थे 4 साल पहले, तो वे इसकी मदद करते थे। और फिलहाल वो अब सोल फॉर्मेशन के काफ़ी करीब थे। क्लाउड स्काई सेट से ये वापस इसलिए आए थे ताकि वांगलिंग की मदद से ये फाइनली सोल फॉर्मेशन पे पहुंच सके। इधर वांगलिंग भी 5 साल ट्राई करता है पर सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में अभी तक ये पहुंच नहीं पाया था। और उसे मालूम था अगर यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो इसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और समय के साथ इसका जो नाम था, इसकी प्रसिद्धि थी शेंगन्यू के नाम से और ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। और आज का ही दिन था, मतलब समय वो आ चुका था कि जब इसे रेड बटरफ्लाई से बैटल करना था। और इसके आसपास एक ट्रांसफ़र एरे भी सुजाकू के लोगों ने बना दिया था ताकि ये वहाँ पर ट्रैवल करके पहुँच सके। इसे एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। और फेंग यूशान अब तो बाहर खड़ा भी था 10 दिनों से और वांगलिंग का वेट कर रहा था। और वांगलिंग इन 10 दिनों में यही सोचता है कि इसे फाइट करना चाहिए या नहीं। और वांगलिंग को लगता था कि सुजाकू वालों ने इसे मारा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बड़ा प्लान है। वांगलिंग समझ रहा था शायद सुजाकू के जो ओल्ड मॉन्स्टर्स है वो देखना चाहते हैं कि इसके और रेड बटरफ्लाई के बैटल में कौन जीतेगा। फिलहाल ये अपने दिमाग को बना चुका था। इधर जावरू को दिखाया जाता है जो ब्लैक टाइगर के ऊपर में ऐसा बैठ करके घूम रही थी और टाइगर को सर पे मार रही थी और ध्यान से इधर वांगलिंग की तरफ देख भी रही थी। और टाइगर भी मस्त इसको लेके बैठा के घुमा रहा था और ये टाइगर को बोलती भी थी कि ऊपर की तरफ देखो। इसने उसका नाम रखा था लिटिल वाइट। टाइगर देखता भी था और टाइगर भी यही सोचता था कि ये लड़की मुझे एक न एक दिन छोड़ ही देगी, जैसे कि उस भालू को इसने छोड़ दिया था। और ये टाइगर नॉर्मल नहीं था, शायद ये डेमोनिक टाइगर था जिसने लंबे समय तक कल्टीवेट किया था। और वांगलिंग की वजह से ये ज़्यादा डरता भी था और ये समझदार भी था और उस लड़की को यानी जावरू को लिटिल एंसेस्टर कह के बुलाता था। वांगलिंग इधर इसकी तरफ देखता है और हल्का सा स्माइल करता है कि ये लड़की या टाइगर को भी परेशान करके रखी, क्योंकि टाइगर भी 300 साल से ज़्यादा समय तक कल्टीवेट कर चुका था। लेकिन इसका पावर लेवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे ही था। इसे पकड़ा था टाइयान ने और फिलहाल जावरू ने इसका नाम लिटिल वाइट रखा था। इधर फेंग यूशान की आवाज़ गूंजती है कि फेलो कल्टीवेटर शेंगन्यू 10 साल का समय पूरा हो चुका है और मैं आपको लेने आया हूँ। इधर वांगलिंग टाइयान की तरफ देखता है और फिलहाल टाइयान इसके करीब आता है और एक रेस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है कि टाइयान मुझे सुजाकू जाना पड़ेगा, पता नहीं कितने समय के लिए, 7-8 साल तो लग जाएंगे। कृपया इन 8 सालों तक जावरू का ध्यान रखना। जावरू इस दौरान थोड़ा गुस्सा होती है कि अंकल बुरे हैं और ये गुस्से में लिटिल वाइट के ऐसे बाल उखाड़ने लगती है। अब लिटिल वाइट भी थोड़ा सा ऐसा गुर्राता है। टाइयान भी मान जाते हैं पर यह भी बोलता है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सुजाको में बहुत पावरफुल लोग हैं। और वांगलिंग को अब ये बेनिफैक्टर बोलता था क्योंकि वांगलिंग ने इसकी बहुत मदद की थी। और वांगलिंग बोलता है कि मैं ये पगोड़ा यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, डोमेन एक्टिवेट कर दूंगा तो कोई भी 50 किलोमीटर के रेंज में नहीं आ पाएगा। और टियान भी बोलते हैं आप टेंशन मत लो, लेडी रूएर ये अच्छे से रहेंगी। अब वांगलिंग इस दौरान थंडर टोड को बाहर निकालता है और जावरू से देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। टाइगर भी हैरान था क्योंकि टोड का यानी मेंढक का डेमोनिक हो रहा ज़्यादा पावरफुल था। अब वांगलिंग रूएर को यहाँ पे बुलाता है पर जावरू कहती है कि आप अकेले जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो। वांगलिंग को कभी कभी लगता है क्या इस लड़की के अंदर सच में लीमुआन का सोल है, क्योंकि ये लड़की अलग ही शरारती थी। वहीं दूसरी तरफ लीमुआन एकदम शांत थी। हालांकि वांगलिंग को काफ़ी दुख भी होता था कि इस लड़की का जो बचपन है ये काफ़ी बुरी तरह से गया, मतलब मम्मी पापा के साथ नहीं रही बल्कि जानवरों के साथ खेल के बड़ी हुई है। शायद इसमें वांगलिंग कहीं ना कहीं स्वार्थी खुद को मानता था। अब वांगलिंग इसे समझाता है कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा टाइगर लेके आऊंगा। अब जावरू भी कहती है कितना बड़ा टाइगर। वांगलिंग भी बोलता है इस तुम्हारे लिटिल वाइट से काफ़ी बड़ा। पर जावरू भी कहती लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा। वांगलिंग इसे समझाता है कि 50 किलोमीटर से बाहर मत जाना। अब जावरू फिर भी कहती लेकिन मुझे वो बड़ा टाइगर चाहिए। वांगलिंग हंसता है। वांगलिंग यहाँ पर थंडर टोड को इसलिए छोड़ के जाता है कि चलो टियान अच्छा बंदा है लेकिन अगर गलती से कुछ हुआ तो ये टोड संभाल लेगा। हालांकि टियान सच में अच्छा बंदा था। इवन वो भी लिमुआन को काफ़ी अच्छा मानता था। उन्हीं की मदद से, कई पिल्स की मदद से ये इस लेवल तक आज पहुंचा था। और इसके पीछे भी इसकी मेन बॉडी तो ज़मीन के अंदर ही है, मतलब यहाँ पर नहीं है पर अर्थ के अंदर ही है ना। तो अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम हुआ तो मेन बॉडी भी आ सकती है। अब वांगलिंग जाने लगता है तो जावरू इसे थोड़ा फॉलो करती है लिटिल टाइगर के ऊपर बैठकर। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और जावरू बोलती है कि आप जल्दी आना। अब वांगलिंग यहाँ से निकल चुका था और जावरू इस दौरान कहती है अब क्योंकि अंकल है नहीं तो लिटिल वाइट तुम्हें मेरे साथ डेली और ज़्यादा खेलना पड़ेगा। और लिटिल वाइट
इस दौरान थोड़ा सा गुर्राता है, मतलब हाँ वाले में। और ज़ाओरू की आंखों में इस दौरान थोड़े आंसू थे, क्योंकि वांगलिंग के साथ ये 7 सालों से थी, तो एक अटैचमेंट तो वैसे भी बन गया था। वहीं इधर दूसरी तरफ वांगलिंग और जो रेड बटरफ्लाई का बैटल था, उससे 1 महीने पहले की बात है ये। जायंट डेमन क्लैन में एक अलग माहौल बन चुका था। चीहू ने जो बहुत सारे सेलेस्टियल जेड लाए थे, अब उसे यूज़ करके यहाँ के एक एंसेस्टर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच चुके थे, और ये ऐसा करने वाले पहले थे। और इनका भी जो कंट्री था वो प्रमोट होकर के रैंक 4 से रैंक 5 का बन जाता है। और सुजाकू वाले भी इनसे पर्सनली मिलने भी आए थे। पहले था ऐसा कि इनके पास एक और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है, पर किसी के पास इसका प्रूफ नहीं था। अब इस समय वांगलिंग ट्रैवल कर रहा था, और सुजाकू बेसिकली एक कंट्री था। प्लेनेट सुजाकू का एक हिस्सा था, लेकिन प्लेनेट सुजाकू का नाम इन्हीं के नाम पे था। और इनके आसपास 3 कंट्रीज फेमस थी, ग्रीन ड्रैगन, थाउजेंड फैंटेसी और पीलू। और सबसे बीच में सुजाकू था। अब सुजाकू कंट्री के अंदर 3 सेक्ट मेन थे, हेवनली जेड सेक्ट, अर्थ सोल सेक्ट और तीसरा इमॉर्टल पाथ सेक्ट। और तीनों सेक्ट के पास एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे, यानी कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वाले। और सबसे पावरफुल एसेंडेंट स्टेज के लेट फेज में थे माउंट सुजाकू पे जो रहते थे, जिनको कि यहाँ का सुजाकू कहा जाता था, यानी कि नंबर 1 लेवल के बंदे यही थे। अब हेवनली जेड सेक्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई बैठी हुई थी और ये अपनी आंखें खोलती है और फाइनली एक तरफ देखती है, मतलब लाइट सा चमकता है, और बोलती है, तो फाइनली वो आ गया। वांग ली और फेंग यूशान यहाँ पे पहुंच चुके थे, क्योंकि अब फेंग यूशान माउंट सुजाकू पर इन चीज़ों को बताने जा रहा था। अब यहाँ पर एक और लड़की खड़ी थी, जो कि वांगलिंग को ध्यान से देखती है, पर इसने अपने चेहरे को ढक के रखा था। और वांगलिंग तो ठीक है, बट फेंग यूशान इनको रेस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है, ग्रीटिंग्स थर्ड एल्डर अप्रेंटिस सिस्टर। और ये भी पूछती है, तो यही है वो सेंग नियो। वांगलिंग भी इस दौरान इस वुमेन की तरफ देखता है, पर कितनी भी सुंदर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी ग्रीट करके बोलता है कि हाँ, मेरा नाम शेंग नियो है। अब ये बताती है कि ये इमॉर्टल पाथ सेक्ट की डिसाइपल है, इसका नाम था स्नो वाइट। और बोलती है कि टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुमको उनके पास लेके चलूँ। वांगलिंग पूछता है, इमॉर्टल पाथ सेक्ट, ऐसा क्यों? अब ये वाइट स्नो या स्नो वाइट जो भी बोलो, ये बताती है कि तुम्हारे बैटल में अभी 15 दिन का टाइम है। बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से इस बैटल को देखने आएंगे, तब तक तुम हमारे साथ ही रहोगे, मतलब तुम्हारा ध्यान हम लोग रखेंगे। अब वाइट स्नो के पास एक सारस था, और इस पर बैठकर ये इनके साथ निकल जाता है। और स्नो वाइट सोचती है, यार ये बंदा दिखने में तो काफ़ी नॉर्मल है। अब इस दौरान ये बात तो कम ही कर रही थी, पर फाइनली पूछती है कि आप इस बैटल में कितना श्योर हो कि जीत जाओगे? वांगलिंग सीधा बोलता है, बिल्कुल भी, मैं तो श्योर ही नहीं हूँ। वाइट स्नो चौंक जाती है कि आपको इतना भी सिंपल होने की ज़रूरत नहीं है। वांगलिंग इनसे अब बातें नहीं कर रहा था, ये आसपास के एरिया को देखते रहता है, क्योंकि वांगलिंग को लगता था क्या पता इसको सुजाकू वाले अपना कोर डिसाइपल बनाना चाहते, लेकिन फिर भी इसे अभी भी डाउट था। और सुजाकू के बारे में इस लड़की से इसे बहुत कुछ पता चल जाता। ये बताती है कि जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर रेड बटरफ्लाई हेवनली जेड सेक्ट के डिसाइपल है। अब उड़ते उड़ते ये पहाड़ों के बीच में एंटर करते, जहाँ पर बादल भी था और ऑरा यहाँ पर काफ़ी पावरफुल थे। और इस दौरान एक डायरेक्शन में इशारा करके ये बताती है कि उस तरफ हेवनली जेड सेक्ट है। और सच में उधर सामने से एक रेड फिगर को देखा जा सकता था, जो कि इन्हीं की तरफ देख रहा था। और ये कोई और नहीं, रेड बटरफ्लाई थी। और ये फिर से कहती है, वो सच में आया है। फिलहाल ये लोग एक ज़मीन के आसपास पहुंचते हैं और वांगलिंग उतर जाता है। अब ये लड़की बताती है कि वैसे हम जहाँ पर हैं ये इमॉर्टल पाथ सेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे टीचर का इमॉर्टल केव है, मतलब अपना गुफा है। आप यहाँ पर कोई भी रूम पिक कर सकते हो, टीचर बाद में आपसे मिलेंगे। और उसके बाद ये लड़की यहाँ से निकल जाती है। और जैसा इसने बताया था, वांगलिंग उसी तरफ जाता है। वांगलिंग एक चीज़ तो समझता था कि इस माउंट सुजाकू के आसपास इतने लोग हैं जो कि पलक झपकते इसे मार सकते हैं। और इसे थोड़ा वियर्ड फील होता है कि उन लोगों ने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं इन 10 सालों में। इधर वांगलिंग अपने कमरे में आ चुका था और ये कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। शाम का समय हो चुका था और अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ इसे सुनाई देती है। वांगलिंग बोलता है, कम इन। और इस दौरान एक लड़का अंदर एंटर करता है, जिसने बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लिए थे और रख के जाने लगता है। पर वांगलिंग तभी से रोकता है, क्योंकि लड़के की उम्र 13 या 14 साल होगी। लड़का इस दौरान अपने मुंह को खोलता है। इसका जो जीभ था आधा कटा हुआ था, तो मतलब ये बोल नहीं सकता था। लड़का स्माइल करता है। अब वो लड़का चला तो जाता है, पर वांगलिंग को अलग लगता है कि यार ये लोग बहुत क्रीपी हैं। फिलहाल ऐसा समय बीतता है और 3 दिन निकल जाते हैं। और वांगलिंग जब इन 3 दिनों में ऐसा बाहर निकलता है, तो ये एक चीज़ देखता है कि यहाँ पर जो भी लोग थे, सबकी जीभ आधी कटी हुई थी, मतलब कोई बोल नहीं सकता था, यानी जो भी सर्वेंट्स वगैरह थे। और पूरे एरिया को पावरफुल रेस्ट्रिक्शन से बांध के रखा गया था। और वांगलिंग भी ज़्यादा कुछ करता नहीं है। इस दौरान 10 दिन निकल जाते हैं। ये आराम से कल्टीवेट कर रहा था। अचानक से अपनी आंखें खुलता है
और इसके सामने एक मिडिल एज मैन खड़े थे। मिडिल एज मैन चाय ऐसा मतलब कप में निकाल रहे थे और वांगलिंग की तरफ देखते हैं। वांगलिंग हैरान नहीं था क्योंकि ये जानता था ये बंदा पावरफुल है, इसलिए इसे शुरुआत में फील भी नहीं हुआ था। मिडिल एज मैन की बॉडी से एक प्रेशर निकल रहा था और वांगलिंग अगर सोल फॉर्मेशन पे नहीं होता तो शायद झेल भी नहीं पाता, पर अभी भी एकदम शांत था। मिडिल एज मैन पूरा टाइम यहाँ पर चाय पीते हैं, वांगलिंग भी शायद पीता है और ये कुछ कहते भी नहीं है और यहाँ से चले जाते हैं। पर जाने के बाद वांगलिंग वहीं पे आता है जहाँ पर ये खड़े थे और उन्होंने चाय से कुछ शब्द लिखे थे, लूज डाई। अब वांगलिंग इन शब्दों को मिटा देता है, खिड़की से बाहर देखता है और उसकी आंखों में एक चमक था। शायद ये बंदा जो भी था ये स्नो वाइट का शायद मास्टर था। उनका इशारा ये था कि अगर तुम बैटल लूज किए तो पक्का मारे जाओगे। वांगलिंग अब फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर देता। अब कुछ दिन और बीतते और बैटल का दिन अब आ चुका था। आज के दिन सुजाकू में अलग ही माहौल था। बहुत सारे नए लोग आ चुके थे इस बैटल को देखने के लिए। एक अलग ही इस बैटल का हाइप था। रेड बटरफ्लाई का तो था ही कि वो लड़की जीनियस है। शेंग न्यू का भी अलग नाम था। ये बंदा सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था और अभी भी है, और उसने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए थे। अब रेड बटरफ्लाई उस अल्टार पे पहुंच जाती है और राइट साइड में खड़ी थी। अब यहाँ पर पावरफुल लोग आके बैठ चुके थे, खास करके 4 लोग जो कि ओल्ड मैन के जैसे दिख रहे थे। अब यहाँ पर फाइनली वांगलिंग भी आ चुका था और वांगलिंग को देखते ही इसकी नज़रें पूरी कोल्ड हो जाती हैं। और इस लड़की का पावर लेवल इन 10 सालों में ज़्यादा बढ़ा नहीं था। रीज़न वांगलिंग था क्योंकि इसके डाउ हार्ट को वांगलिंग ने कमज़ोर कर दिया था और ये जानती थी कि वांगलिंग को मारने के बाद ही इसका पावर लेवल फिर से बढ़ सकता है। अब इस दौरान वो जो 4 एल्डर्स बैठे थे उनमें से एक बोलते हैं कि मैं माउंट सुजाकू का एल्डर हूँ, गोंग सुनपो, और इस बैटल का जज मैं हूँ। ये अपने हैंड साइन से इशारा करते हैं और यहाँ पर एक दरवाजा सा खुल जाता है और ये बोलते हैं इसके अंदर जाओ, यहाँ पे तुम्हारा बैटल होगा। अब दोनों यहाँ पर अंदर एंटर कर जाते हैं और जैसे दोनों एंटर करते पूरा एरिया यहाँ पर कवर हो जाता है। बाहर से लोग देख सकते थे क्या हो रहा है। वांगलिंग भी समझता है बेसिकली ये जो दरवाजा था वो ट्रांसफर एरे के जैसा था और जहाँ पर अभी ये पहुँचे ये एकदम रेगिस्तान के जैसा एरिया था। अब जैसे ये पहुँचता है रेड बटरफ्लाई एक बर्फ का पुतला बनाती है और वांगलिंग पर अटैक करती थी। वांगलिंग तुरंत ही पीछे हटता और ये लड़की एकदम तैयार थी कि शुरुआत में ही वांगलिंग को हरा देगी, मतलब बैटल लंबा ये खींचना नहीं चाहती थी। और इसका जो वो पावरफुल अटैक था रेड पेटल वाला, यानी कि रोज़ को ये यूज़ करती थी, सभी चीज़ें ये शुरुआत से ही यूज़ करने लगती है। अब वांगलिंग इसे काउंटर करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग वगैरह को यूज़ करता है और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से कई सारे ड्रैगन्स बना देता है। और वो जो बर्फ़ का पुतला था जिसने कभी पंच अटैक मारा था उसे ये ड्रैगन्स काउंटर करने लगते हैं। लेकिन दोनों के अटैक इतने फियर्स थे कि वांगलिंग के रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग में भी थोड़े बहुत ही सही पर क्रैक्स से आवाज़ आते हैं, मतलब हिल तो एटलीस्ट वो जाता ही है। रेड बटरफ्लाई काफ़ी गुस्से में थी कि ये जो मेरा ट्रेजर है, यानी ये जो बर्फ़ का पुतला है, इसे हम आइस गॉड कहते हैं, तुम आज मरोगे ही। और फिर से ये गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज़ करती है इस बर्फ़ के पुतले के ऊपर। अब वांगलिंग इसे काउंटर करने के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल चुका था और इन पंखुड़ियों से ये अपने तलवार से इन पर अटैक करता है। और बटरफ्लाई इस दौरान अपने ब्लड पावर को भी यूज़ करती है और ये जो पंखुड़ियाँ थी ये 9 तलवार के ऑरा में बदल जाती है, स्वॉर्ड एनर्जी में, और वांगलिंग को चारों तरफ से घेर के ये अटैक करने लगती है। और रेड बटरफ्लाई कहती है मैं देखती हूँ शेंगनी हूँ तुम मरते कैसे नहीं हो। और दूसरी तरफ से इसका जो बर्फ़ का पुतला था वो भी वांगलिंग पर अटैक कर रहा था। शायद ये वांगलिंग के लिए इसका सबसे डेंजरस बैटल था। और वांगलिंग वॉर गॉड कैरियट को यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर सुजाकू भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसके सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। अब वांगलिंग अपना मुंह खोलता है और इसके मुंह से एक ब्लैक लाइट निकलता है जो कि एक मुहर के समान बदल जाता है और ये जो पंखुड़ियाँ आ रही थी इनको काउंटर करने लगता है। और साथ में ये दोनों बेल भी निकाल चुका था, यानी घंटियाँ, और स्वॉर्ड एनर्जी को काउंटर करता है। इधर दोनों बेल भी ऐसा टूट जाते हैं और वांगलिंग के आसपास एक आर्मर बना लेते हैं। और वांगलिंग इन अटैक से बचने के लिए लगातार टेलीपोर्ट कर रहा था खुद को। वांगलिंग इस दौरान बटरफ्लाई की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक से वो जो बर्फ का पुतला था इस पर एक पंच मारता है और वांगलिंग को समय भी नहीं मिलता, काफ़ी नीचे जाके ये गिरता है। और रेड बटरफ्लाई कहती है शेंगनियो अपना मृत्यु स्वीकार कर लो। इस दौरान ये अपने बाएं हाथ से एक सील बनाती है और पंखुड़ियों से एक एक्सप्लोजन होता है और पंखुड़ियों से एक ब्लैक एनर्जी बाहर निकलती है और इसे बीच में ही काट देती है। ये था वांगलिंग का ऑरा। और वो जो 9 स्वॉर्ड लाइट्स वांगलिंग का पीछा कर रही थी इसके आर्मर ने उन्हें काउंटर कर दिया था। और वांगलिंग अब प्यार से कहता है कि रेड बटरफ्लाई बैटल तो अभी शुरू हुआ है, ये तो अभी बस मैं गर्म हो रहा था। अब रेड बटरफ्लाई के पास 6 पेटल्स बचे थे, 6 पंखुड़ियाँ गुलाब की, और ये एक स्पेल यूज़ करने ही वाली थी। तभी वांगलिंग एकदम एवल स्माइल देके कहता है ये देखो। वांगलिंग इस दौरान एक पत्थर जैसा कुछ निकालता है जिस पे कुछ लाइट चमक रही थी और रेड बटरफ्लाई कहती है कि शेंगन्यू ये क्या है। वांगलिंग प्यार से कहता है ये बस एक हाथ है,
क्योंकि वांगलिंग ने इसके हाथ को उस स्टोन में सील किया था। और वांगलिंग कहता है, कहीं ये हाथ तुम्हारा तो नहीं है? अब रेड बटरफ्लाई को और गुस्सा आता है कि सेंगन्यू तुम विलियन हो। वांगलिंग और हंसता है कि मैं विलेन हूँ? सेलेस्टियल रियल में हमारा कोई दुश्मन ही नहीं था। शुरुआत किसने किया था? तुमने मुझे कई बार मारने की कोशिश की थी और अभी भी तुम मुझे मारना चाहती हो। और मैं फिर क्यों तुम्हें मारूँ ना? तुम ही बताओ। अब रेड बटरफ्लाई ये जो 6 पंखुड़ियाँ थी इन्हें वांगलिंग पर फोकस करती है। इधर वांगलिंग भी अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को बाहर निकालता है। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन मिसिंग था, नहीं तो ये डिवाइन रेट्रीब्यूशन को यहाँ पे तुरंत बुला सकता था। और जो आखिरी रेस्ट्रिक्शन था उसे ये दूसरे बैग से निकालता है और इस पर लगाने लगता है। रेड बटरफ्लाई जैसे ही देखती है इसका चेहरा बदल जाता है। इधर वो जो 6 पंखुड़ियाँ थी 6 वुमेन में बदल जाती है। वहीं आकाश में बिजलियाँ कड़कना शुरू हो गई थी। इधर गोंग शुनपो इस चीज़ को देखकर कहते हैं, डिवाइन रेट्रीब्यूशन। रेड बटरफ्लाई इधर चिल्लाती है कि 6 रिटर्न टू 1। और ये जो 6 नई लेडीज़ बनी थी ये रेड बटरफ्लाई के साथ ही फ्यूज़ हो जाती हैं। इधर वांगलिंग इस रेस्ट्रिक्शन को बटरफ्लाई की तरफ उछाल देता है। आसमान में लाल बिजली बनती है और जहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन जाएगा ये बिजली वहीं जाती है। बटरफ्लाई ये पीछे हटने लगती है और वांगलिंग इस मौके का फ़ायदा उठाकर सेलेस्टियल स्वॉर्ड से इस पर अटैक कर देता है। बेसिकली इसने अभी जो अटैक किया था इसने वो लाइटनिंग पे फोकस करता है और एक एक्सप्लोजन होता है। स्वॉर्ड एनर्जी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड की थी वो कोलैप्स कर जाती है और रेड लाइटनिंग अभी भी नीचे उतरते रहती है। और वांगलिंग चिल्लाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बिखर जाओ। रेस्ट्रिक्शन फ्लैग पूरी तरह से गायब हो जाता है, पर इसमें से जो रेस्ट्रिक्शन गैस निकलता है वो बटरफ्लाई के करीब पहुंच चुका था और इसका बर्फ का पुतला उसके अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं ये गैस। ये जो बर्फ का पुतला था ये अपनी बॉडी से इन गैस को निकालने को देखता है, लेकिन कितना निकालेगा? रेड बटरफ्लाई अभी खुद को टेलीपोर्ट करने ही वाली थी, पर कुछ तो देखती है और इसका चेहरा अगली हो जाता है, क्योंकि अब डिवाइन रेट्रीब्यूशन इसके करीब था। वो जो गैस थे वो उस बिजली को अट्रैक्ट कर रहे थे। वैसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये सब पलक झपकते हुआ था। अब रेड बटरफ्लाई तुरंत ही इसके अंदर में जो 6 फिगर्स थी उनको एक्सप्लोड करा देती है। इसका जो पहला वाला पेटल्स था वो एक्सप्लोड कर जाता है और बिजली अब इसकी तरफ फिर से पड़ती है। एक एक करके इसके सभी जो पेटल्स थे जो कि लड़कियों में बदले थे वो बिखरते जाते हैं और पलक झपकते 6 मारी जा चुकी थी और जो बिजली का पावर था ये थोड़ा बहुत ही कम हुआ था। अब रेड बटरफ्लाई इस आइस जायंट के अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी बर्फ के पुतले के अंदर, और वो बिजली इस बर्फ के पुतले से आके टकराती है। अभी जो बर्फ का पुतला था ये बिजली को धीरे धीरे मतलब डिम करने लगता है और वांगलिंग इस दौरान सेलेस्टियल स्वॉर्ड से इस बर्फ के पुतले पर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से बर्फ के पुतले के अंदर से एक आवाज आती है, सोल लैशर। यानी बर्फ के पुतले के सीने को चीरते हुए यह अटैक वांगलिंग की तरफ पड़ती है। वांगलिंग हैरान था क्योंकि अटैक काफी फास्ट था, इसका डॉज करना मुश्किल था और यह अटैक इसे हिट भी कर देता है। ये खून की उल्टी करने लगता है और इसका जो सोल था इसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अटैक का नाम भी तो सोल लैशर था। और वांगलिंग इस दौरान अपने ओरिजिन सोल में एक अलग ही पेन फील करता है। ऐसा लग रहा था मानो इसका कलीजा कोई जिंदा निकाल रहा हो। पर वांगलिंग इस दौरान खुद को टेलीपोर्ट करता है, यानी अपने सोल को, और अपने बॉडी में वापस आ जाता है। और वांगलिंग कहता है कि ये बर्फ के पुतले के पास ये कौन सा अटैक था? उधर वो आइसलैंड भी अब काफी घायल हो चुका था, वांगलिंग के डिवाइन रिट्रीब्यूशन और सेलेस्टियल स्वॉर्ड अटैक की वजह से। इधर रेड लाइटनिंग अब गायब हो चुकी थी और ये जो बर्फ का पुतला था इसका साइज भी आधा हो चुका था, 50 फीट के आसपास। और वांगलिंग अभी भी उस बर्फ के पुतले के आसपास एक लांस को देख सकता था, तो ये थोड़ा दूर हट जाता है। इसे मालूम था अगर वो अटैक इसे दोबारा लगा तो इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर रेड बटरफ्लाई दोबारा से बाहर निकलती और आइस जैंट के सर के ऊपर आके बैठ जाती है और कहती है, शेंग नहीं हो कि तुम क्या कर सकते हो और अब कैसे बच सकते हो। और ये बर्फ का पुतला वांगलिंग का पीछा करता है। भागते भागते वांगलिंग कुछ पिल वगैरह खाता है और बटरफ्लाई सोच रही थी कि शेंगन्यू बस एक ही बार डिवाइन लाइटनिंग को शायद बुला सकता है। अगर दोबारा बुला सकता था तो ये मारी जाती। अब इधर ये जो बर्फ का पुतला था वो सोल लैशर मतलब रस्सी के समान समझ लो, वो अटैक फिर से वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो रस्सी थी इसका स्पीड काफ़ी फास्ट था। वांगलिंग इधर टेलीपोर्ट करता है और 1000 फीट की दूरी पे थोड़ा सा प्रकट होता है और फिर से खून की उल्टी करता है, क्योंकि जब ये टेलीपोर्ट कर रहा था तो वो रस्सी यानी विप बोलते हैं इसे टच कर गया था। और वांगलिंग कहता है, यार ये तो ट्रेजर काफ़ी खतरनाक है, और ये फिर से कुछ पिल्स खाता है। अब रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को इंसल्ट करने को देखती कि शेंगन्यू तुम कुत्ते की तरह भाग रहे हो, कहाँ गया तुम्हारा वो पहले वाला डोमिनेटिंग हो रहा। वांगलिंग हंसता है कि मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुमको मैंने जो इंजर्ड किया था, मैंने तुम्हारे हाथों को जो कर्स दिया था वो तुम्हारी बॉडी में अभी भी है, तुमने बस उसे सप्रेस किया है। इसीलिए तुम सबसे शुरुआत से ही अपने पावरफुल ट्रेजर्स को यूज़ कर रही थी। रेड बटरफ्लाई जानती थी वांगलिंग सही कह रहा है। ये जानती थी कि शब्दों में इस बंदे को हराना असंभव है। इधर वांगलिंग भाग रहा था
और बटरफ्लाई का जो एक हाथ इसके पास था, उस पे कुछ मंत्र पढ़ता है और बोलता है एक्सप्लोड। और जैसे इधर ये बोलता है, रेड बटरफ्लाई के फोरहेड पर एक काला लाइन बनने लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और ये चिल्लाती है कि शेंग न्यू, अगर आज मैं तुम्हें मारी नहीं तो मेरा भी नाम रेड बटरफ्लाई नहीं। वांगलिंग इधर हंसता है कि पहले उसे सप्रेस तो करो, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन थी बटरफ्लाई के चारों तरफ फैलने लगती है और ये खून की उल्टी करती है। इधर वांगलिंग लगातार इसके हाथ की तरफ देखकर एक्सप्लोड एक्सप्लोड बोलते जाता है और इसका जो हाथ था अब पूरी तरह से राख सा हो जाता है और रेड बटरफ्लाई इसकी पूरी बॉडी में ब्लैक लाइंस फैलने लगी थी। अब वांगलिंग इधर भागता भी नहीं है, ये तुरंत ही बीच ट्रैप को एक्टिवेट करता है और बोलता है वॉर कैरियट। अब वो फिर से वॉर कैरियट में से बीच निकलता है, जो कि पहले वांगलिंग को घुरता है, फिर उस बर्फ के पुतले को। वांगलिंग जानता था पहले जीतना जरूरी है, नहीं तो ये मारा जाएगा, और इस वॉर कैरियर को एक्टिवेट होने में भी थोड़ा समय लगता है। इधर वांगलिंग इस बर्फ के पुतले पर सेलेस्टियल स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठ करके खुद को फोकस कर रही थी ताकि इस कर्ज को सप्रेस किया जा सके। वांगलिंग इस दौरान बर्फ के पुतले से फाइट कर रहा था और उसके एक पंच की वजह से ये 100 फीट पीछे तो जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बीच में एक अटैक पर तो वांगलिंग ऐसा पीछे हटता है और तलवार को सीधा फेंक के मारता है, और जो बर्फ का पुतला था उसका एक हाथ ही काट देता है और तलवार नीचे जमीन में जाके धंस जाती है। पर वांगलिंग भी उस पंच की वजह से अच्छा खासा इंजर्ड हुआ था, और वांगलिंग अभी भी हंस रहा था कि बटरफ्लाई, मैंने तुम्हारे एक हाथ उखाड़ा था और अब तुम्हारे इस बर्फ के पुतले का भी एक हाथ मैं उखाड़ चुका हूँ। तुम दोनों की जोड़ी अब सही लग रही है। इधर जो वॉर कैरियर था वो एक्टिवेट हो चुका था और स्पिरिट बीस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। इधर वांगलिंग अपने तलवार को दोबारा से उठा लेता है, पर तभी वो जो बर्फ का पुतला था वांगलिंग पर वही रस्सी फिर से चला के मारता है। वांगलिंग तलवार तो चलाता है, पर वो रस्सी ऐसा डायरेक्शन बदल करके वांगलिंग की बॉडी को हिट कर देती है और इसका जो सोल था फिर से इसकी बॉडी से दूर निकल जाता है। और वो जो बर्फ का पुतला था वांगलिंग के सोल की तरफ देखता भी नहीं है, इसकी बॉडी को कचर देना चाहता था। पर वांगलिंग बोलता है वॉर कैरियर एक्टिवेट। पर ये जो बीस्ट स्पिरिट था ये वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है। वांगलिंग को भी गुस्सा आता है, ये कुछ हैंड साइन बनाता है और फिर से कुछ चैन्स इस बीस्ट स्पिरिट को ट्रैप कर देते हैं। बेसिकली इस समय ये जो बीस्ट था ये वांगलिंग को डिवोर कर जाना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ वो जो बर्फ का पुतला था वो वांगलिंग की बॉडी के करीब था और एक मुक्का इसकी बॉडी पर दे मारता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।